हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्त होंगे अपने घरों में। प्यारे बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो अध्याय है, जिस पर हम लोग आज गत वर्षों के प्रश्न करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं, उसका नाम है वेव ऑप्टिक्स, जिसको हम लोग कहते हैं तरंग प्रकाशिकी, है ना। तरंग प्रकाशिकी, तरंग प्रकाशिकी, ठीक है बच्चों, तरंग प्रकाशिकी। तो आइए देखते हैं आज की हमारी कहानी क्या कहती है और क्या क्या हम इसमें बच्चों सीख सकते हैं ना। एक बार आप लोग देख लीजिए आज क्या कर सकते हैं हम लोग। तरंग प्रकाशिकी है, और जिसको थोड़ा बहुत और अच्छे से, अगर आपको लगता है कि आपका थ्योरी थोड़ा वीक है, वैसे मैं पूरा कवर करने का प्रयास करूंगा इसमें, बट स्टिल अगर आपको लगता है कि आपका थ्योरी थोड़ा बहुत कमज़ोर है, तो इसी चैनल पे बच्चों आपको जो है तरंग प्रकाशिकी के नाम से ही एक फोल्डर, एक वो मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा एक वीडियो, है ना। आप वहाँ जाके बाकी सारी चीज़ें बड़े अच्छे से उसको पढ़ के कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए कहानी आज की स्टार्ट करते हैं हम लोग बच्चों, है ना। आई थिंक सभी लोग जुड़ गए हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी कहानी। और ये रहा आज की कहानी का पहला क्वेश्चन, है ना। आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी सही रहे और आपको छोटी छोटी चीज़ें जो है बेटा हमारे जो है कंसेप्ट को मजबूत बनाती हैं। तो वही उसी छोटी कड़ी में एक हमारे पास पहला क्वेश्चन आपके सामने है। जरा देखिए, एक बार क्वेश्चन पढ़िए। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में किस रंग के फ्रिंज चौड़ाई न्यूनतम होगी? किस रंग के लिए फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी? न्यूनतम होगी। देखो, इस क्वेश्चन का आंसर तो बेटा जिसको आता होगा वो तो 10 सेकंड में धड़ाक से निपटा देगा, लेकिन मेरा काम क्या, जैसा आप जानते हैं बच्चे, कि मैं पहले कंसेप्ट सिखाता हूँ आपको। भैया इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, फंडा क्या है, एक बार उसको आप सीख लेते हो, उसके बाद भाई साहब कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। तो पहले काम करते हैं, थोड़ा सा यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है ना बच्चे, उसके बारे में थोड़ा सा, बहुत नहीं करेंगे क्योंकि अभी आज में बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना उस पर ही आधारित हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके हम लोग पढ़ लेंगे आज, है ना। तो यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या होता है? पहली बात बच्चे, यह एक ऐसा प्रयोग था जो हाइगेंस के तरंग सिद्धांत पर पुष्टि लगा देता है कि भैया यस, कि हाइगेंस साहब का जो सिद्धांत था वो सही है। अच्छा, और ये क्या करता बेसिकली, YDSC में होता क्या है, यंग के डबल स्लिट द्विस्लिट प्रयोग में व्यतिकरण की घटना होती है। क्या होती है बच्चों? व्यतिकरण, है ना, व्यतिकरण, ये व्यतिकरण की घटना होती है। अच्छा, व्यतिकरण क्या होता है बेटा? व्यतिकरण एक ऐसी घटना है जिसमें दो तरंगे अध्यारोपित होती हैं किसी बिंदु पर या बहुत सारे बिंदुओं पर। जरूरी नहीं है कि सिर्फ दो तरंगे हों, दो से अधिक तरंगे भी हो सकती हैं। सिर्फ एक शर्त अगर आपको यहां पर याद हो जाए तो बहुत ही काम आपका आसान हो जाएगा, और ये कह सकते हैं कि वो जान है इस पूरे कंसेप्ट की। और वो चीज ये है कि जो अध्यारोपित होने वाली तरंगे हैं वो आपस में कला संबद्ध होनी चाहिए। कला संबद्ध होने के लिए इनकी आवृत्तियां आपस में क्या होनी चाहिए बेटा? बराबर होनी चाहिए। तो ये एक तरीके से शर्त तो एक ही है, लेकिन इसमें आप दो बातें याद कर सकते हैं। क्या है? कला संबद्ध होने चाहिए। व्यतिकरण के क्या भैया कि दो कला संबद्ध, जरूरी नहीं सिर्फ दो ही हो बेटा, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट ठीक है अभी दो ही ले रहे हैं। दो कला संबद्ध स्रोत, क्या कर रहा हूं मैं, चलो वापस लिखते हैं। दो कला संबद्ध स्रोत मैं पहले सही लिख रहा था ना, ठीक है। दो कला संबद्ध स्रोतों, है ना, स्रोतों का अध्यारोपण, है ना। दो कला संबद्ध स्रोतों का अध्यारोपण ही क्या कहलाता है बेटा? व्यतिकरण। और व्यतिकरण में क्या होता है बेटा कि हर जगह तीव्रता समान नहीं होती है। भाई दो लोग मिल रहे हैं, दो तरंगे आपस में मिल रही हैं ऐसे, तो यहां पर तीव्रता जो होगी वो क्या होगी? वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन बेटा। लेकिन अलग अलग बिंदुओं पर जाओगे आप तो आप ये देखते हो कि हर जगह पर तीव्रता समान नहीं रहती है। तीव्रता का मान जो है अलग अलग बिंदु पर अलग अलग आ सकता है, और कुछ बिंदु ऐसे भी होते हैं जहां पर तीव्रता का मान सबसे ज्यादा होता है। उस जगह पर जो व्यतिकरण होता है उसे हम लोग कहते हैं संपोषी व्यतिकरण। और कुछ बिंदु ऐसे भी होते हैं जहां पर व्यतिकरण क्या होता है? ऐसा होता है कि जिसके चलते वहां पर तीव्रता का मान न्यूनतम प्राप्त होता है, जिसे हम लोग कहते हैं विनाशी व्यतिकरण, है ना बच्चे। हाँ, ठीक है। तो यंग के डबल स्लिट में होता क्या है कि हमारे पास ऐसे दो स्लिट बनाए, ये स्लिट है ना, ये दिख रहा है आपको, ये एक्चुअली में होल नहीं बेटा, ये पूरा अगर आप देखोगे ना इसका, अगर आप इसको अगर आप क्रॉस सेक्शन इसका अलग से देखो,
है ना। आप अभी सामने से देख रहे हो तो आपको ऐसा नजर आ रहा है, आप साइड से देखोगे ना तो ऐसा नजर आएगा कि स्लिट मतलब क्या होता है बेटा, ऐसे ओपनिंग रहता है इसमें। इनके बीच का दूरी मान लो बेटा डी है, तो ये वाली दूरी आपको दे रखा डी के बराबर, ये स्लिट होता है बेटा। और यहाँ पे क्या बेटा, स्क्रीन है, स्क्रीन ऐसे इस तरीके से स्क्रीन, ठीक है ना, क्लियर बच्चे। तो होता क्या है कि अगर आपने यहाँ पर कोई स्रोत रख दिया या फिर मान लो समांतर रेखाएं, समांतर किरणें आ रही है ऐसे, तो ये क्या होंगे बेटा, दो नए स्रोत की तरह काम करते हैं, S1 S2, और यहाँ पर क्या होगा बेटा, आपको एक पैटर्न प्राप्त होता है। उस पैटर्न में सबसे खास बात यह है कि जो सबसे मिड वाला पॉइंट होता है बच्चे, जहां की दूरी S1 S2 से एकदम बिल्कुल बराबर होती है, ये दूरियां है ना, ये दूरियां बराबर होती हैं, ये आपका केंद्रीय उच्चिष्ट होता है। यहाँ पे दीप्त फ्रिंज मिलता है। दीप्त मतलब क्या है, जहां पर ब्राइटनेस अधिकतम हो, या फिर आप ये कह सकते हैं जहां पर तीव्रता अधिकतम हो, तो इसको CM बोलेंगे, सेंट्रल मैक्सिमा या फिर केंद्रीय उच्चिष्ट। इसके आगे आप जाओगे तो आपको पहला जो है दीप्त फ्रिंज मिलेगा, मैं उसको B लिख रहा हूं, B मतलब ब्राइट, ठीक है ना। फिर आपका दूसरा ब्राइट, अच्छा इन दोनों ब्राइट के बीच में एक मिलेगा डार्क। डार्क मतलब होता है अदीप्त फ्रिंज, जहां पर तीव्रता न्यूनतम होगी, और यहां क्या मिलेगा, दूसरा डार्क मिलेगा, है ना। और यही पैटर्न बेटा नीचे भी चलेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपका फ्रिंज की चौड़ाई क्या है बच्चे, बस सिंपल सी बात है, दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों की बीच की दूरी या फिर दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों की बीच की दूरी क्या कहलाती है बच्चे, आपका फ्रिंज की चौड़ाई कहलाती है। और फ्रिंज की जो चौड़ाई है बेटा, उसका मान होता है कितना, उसका मान होता है d लैम्डा अपॉन स्मॉल d। स्मॉल d आपने देख लिया, दोनों स्लिटों के बीच की दूरी। कैपिटल D क्या बेटा, स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी। और लैम्डा क्या बेटा, जो आपने एक वर्णी प्रकाश इस्तेमाल किया है, उस एक वर्णी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य, ये हो जाएगा। सही है ना, फॉर्मूला आपको याद हो गया, याद भी रखिएगा। सारे फंडा बताना जरूरी था बेटा, अभी सारे फंडे खत्म नहीं हुए, लेकिन हाँ इस क्वेश्चन के लिए अभी इतना ही बताना काफी था। तो आगे क्वेश्चंस और आएंगे, उसमें और हम लोग फंडे चेक करेंगे। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में किस रंग के लिए फ्रिंज की चौड़ाई न्यूनतम हो जाएगी। तो अलग अलग रंग आपने इस्तेमाल किया, पहले लाल इस्तेमाल कर लिया, पीला इस्तेमाल कर लिया, बैगनी इस्तेमाल कर लिया, हरा इस्तेमाल कर लिया, बहुत सारे कलर आपने इस्तेमाल कर लिए। तो जिसके लिए आपके लिए लैम्डा का मान सबसे कम हो जाएगा, है ना। आप ये देखते हो ना विबग्योर, है ना, विबग्योर आप ऐसे इस्तेमाल करते हो। ये आपका है लाल बेटा, ये आपका बैगनी है, इंडिको ब्लू मतलब नीला, हरा, पीला, ऑरेंज नारंगी, है ना। इधर बढ़ने पर लैम्डा का मान क्या होता है बेटा, बढ़ता है। सबसे ज्यादा किसका लैम्डा का मान होता है बेटा, आर का होता है। तो आप इसमें देख लीजिए, जिसका सबसे कम होगा उसके लिए आपका क्या हो जाएगा बेटा, इनमें चेक कर लीजिए बेटा आपका कि जो सबसे पहले यहां पड़ जाएगा, है ना, लाल हरा, लाल वाला सबसे ज्यादा है, लाल हरा पीला नीला, मुझे लगता है नीला वाला हो जाएगा, यस सॉरी बेटा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है, ये रहा अपना हिसाब किताब। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। एक बार सभी लोग क्वेश्चन को पहले कायदे से पढ़ लेते हैं बेटा, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। पढ़िए सभी लोग जल्दी से। यस सभी लोग पढ़े बच्चे, पढ़ो जल्दी से। मैं भी आपके लिए पढ़ देता हूं एक बार। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में झिर्रियों के बीच की दूरी, झिर्री मतलब स्लिट, है ना, के बीच की दूरी 0.5 mm है, तथा झिर्रियों के तल से 1 मीटर की दूरी पर रखे एक पर्दे पर व्यतिकरण प्राप्त होता है। यदि आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है, तो तृतीय चमकीली फ्रिंज, तीसरी, है ना, बताऊंगा सारे कंसेप्ट सिखाऊंगा, और केंद्रीय उच्चिष्ट के बीच की दूरी क्या हो जाएगी। आइए बच्चों, थोड़ा सा डेरिवेशन, थोड़ा सा कंसेप्ट अपन सीखते हैं बच्चे। जो बच्चा मेरी क्लासेस रेगुलर देख रहा होगा ना, उसको वाकई में इस मेथड में मजा आना स्टार्ट हो गया होगा। उसको लगता होगा चलो भाई इसी बहाने पूरा थ्योरी भी सर बता देते हैं ना। देखो बच्चे, यंग के डबल स्लिट को वापस से मैं बनाता हूं यहाँ पे, और कुछ बातें सिखाता हूं। वैसे मैंने सिखा रखा सारी बातें, बट कोई बात नहीं, कुछ बच्चे अगर नए आए हैं उन सभी के लिए बेटा ये बात है। देखना कि ये हमारे पास बेटा क्या स्मॉल डी है, ठीक है, और ये हमारे पास कैपिटल डी है बेटा। मान ले बेटा आपको किसी बिंदु P पर ये चेक करना है कि यहां पर क्या बनने वाला है, कि यहां पर आपका तीव्रता क्या होगी, या फिर यहां पर आपकी दीप्त फ्रिंज प्राप्त हो रही है या फिर अदीप्त फ्रिंज प्राप्त हो रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से तरंग निकालना पड़ेगा। एक तो ये गया बेटा, और एक तो ये गया बेटा, ऐसे, ठीक है ना। ध्यान सुनिएगा बच्चे, ठीक।
अब क्या होगा सर, हमें क्या चाहिए बेटा, हमें चाहिए ये बात कि सर सारा जो खेल होता है, अगर हम व्यतिकरण की बात करें, है ना, मैं आपको छोटा सा यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ, सूत्र लिख रहा हूँ, है ना, वो सूत्र कहाँ से आता है बेटा, व्यतिकरण से आता है। अगर दो तरंगे जिनका जो आपस में कला संबद्ध होते हैं, जिनकी कला जो कलांतर है बेटा, कला संबद्ध मतलब क्या होता है, जिसका कलांतर समय पर निर्भर नहीं करता, समय के साथ परिवर्तित नहीं होता बच्चों, है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कला संबद्ध बोलते हैं। हाँ, वो पथांतर पर निर्भर करता है, मतलब अलग अलग बिंदुओं पर, जैसे देखो यहां पर अलग हो सकता है, यहां पे अलग हो सकता है, यहां पे अलग हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पर दोनों को दूरियां जो हैं, यहाँ पे दूरियां जो हैं, यहाँ पे दूरियां जो है बेटा, अलग अलग बिंदुओं पर दोनों अलग अलग चल सकते हैं। तो पथांतर जो बेटा है ना, लोकेशन जो है, लोकेशन अलग अलग लोकेशन पर जो आपका कलांतर वो अलग अलग आ सकता है, लेकिन किसी एक बिंदु पर समय के साथ कलांतर बदलता नहीं है। यही कला संबद्ध स्रोत होते हैं। ठीक है, तो सूत्र क्या होता है बेटा, अगर हमारे पास दो कला संबद्ध स्रोत है तो आई रिजल्टेंट क्या होता है, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 इंटू कॉस डेल्टा फाई। डेल्टा फाई क्या होता है बेटा, ये होता है आपका कलांतर। क्या होता है बच्चों, ये कलांतर होता है बच्चों। और कलांतर और पथांतर में एक रिलेशन होता है छोटा सा, आप सभी को याद होना चाहिए, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स इज योर पथांतर। क्या बच्चों, ये पथांतर है, और ये चीज क्या बच्चे, ये आपका कलांतर है। बात पूरी समझ में आई? एक हो गया आपका कलांतर, एक हो गया आपका पथांतर। ओके, बहुत बढ़िया। तो सारा माजरा किसका बेटा, पहले तो यहां पर कलांतर का हिसाब किताब, कलांतर बदलेगा तो ये आई आर बदलेगा। अच्छा, वो किस पर निर्भर कर रहा है सर, वो निर्भर कर रहा है सर पथांतर पर। मतलब सारा खेल किसका है सर, पथांतर का है। पथांतर कैसे निकालोगे, देखना बेटा, मैं बताता हूं आपको। पहले आप किताबों में ये देखते हो सर कि यहाँ पर एक ऐसा एक लंब डाल देते हैं ऐसे, और कहते हैं कि ये दूरी दिख रही है आपको, ये ब्लू कलर से दिखा रहा हूं जिसको मैं, मान लो बेटा ये S1 था ये S2 है, ये M है, तो ये बोलते हैं कि पथांतर आएगा वो S2M के बराबर हो जाएगा। ऐसे कैसे आ जाएगा भाई साहब, है ना, ऐसे कैसे आ जाएगा भाई, है ना, ये तो कोई लॉजिक होता नहीं है। ये लंब डालने का तरीका तब होता है, या तब हम लोग मान सकते हैं बेटा, जब ये S1P और S2P जब आपस में समांतर हो जाए। इस डायग्राम में देखकर हमें ये तो मालूम नहीं चल रहा है कि आपस में समांतर है, सही बात है ना। तो सर फिर ये क्या किताबों में गलत लिखा हुआ है? गलत तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग एक चीज गौर से नहीं पढ़ते हो, या फिर आपका ऑब्जर्वेशन वहां तक नहीं पहुंचता। वो ऑब्जर्वेशन ये है कि जो स्मॉल डी होता है उसका मान बहुत बहुत कम होता है, किसके तुलना में, कैपिटल डी की तुलना में। सर उससे क्या फर्क पड़ता है, मैं बताता हूं आपको। स्मॉल डी क्या बेटा, इन दोनों के बीच की दूरी। अगर ये बहुत छोटे, अगर बहुत कम दूरी हो गया बेटा, और ये स्क्रीन आपका बहुत दूर हो गया, बहुत दूर स्क्रीन हो गया, मान ले पॉइंट पी हो गया, मेरे प्यारे बच्चे, जब आप इस पी को ना इन दोनों से जोड़ने का प्रयास करोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा ना बेटा कि दोनों रेखाएं आपस में समांतर हो गई। बात समझे क्या? इसीलिए इस वाले को हम लोग मानकर आगे का ये यहाँ पे लंब डाल देते हैं, तो हमारा काम आसान हो जाता है। तब हम लोग कह सकते हैं कि पथांतर क्या हो सकता है सर, S2M के बराबर हो सकता है। चलो, ये कोण थीटा मान लेते हैं, ये वाला। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब ये मध्य बिंदु को, इस वाले मध्य बिंदु को जब इससे जोड़ते हैं ना बेटा, अगर ये थीटा कोण बनाती है तो ये वाला भी थीटा बनाएगा, है ना। अच्छा, तो अगर ये पूरा डी है बच्चे, तो ये S2M कितना आता है, S2M जो आता है बेटा पथांतर डेल्टा एक्स, ये आता है बेटा डी साइन थीटा के बराबर। ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और अजम्पशन लगता है बेटा। अजम्पशन ये है कि अगर मान लीजिए जो दूरी हमारे पास है y, ये y जो है बेटा, ये y जो है ना, y का जो मान है, अगर ये d के तुलना में छोटा हो जाए बहुत, तो आप ये कह सकते हो थीटा बहुत छोटा आएगा, वेरी स्मॉल, बहुत छोटा आएगा। और अगर थीटा बहुत छोटा, बच्चों बताओ साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं बेटा, टैन थीटा लिख सकते हो बेटा। ये बहुत अच्छी बातें बता रहा हूं मैं आपको, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपको फील आ जाएगा। वैसे एक बार मैंने वापस पहले बता रखी है, बट फिर से बता रहा हूं ताकि आपको चीजें बढ़िया से और अच्छे से समझ में आ जाए। तो साइन थीटा आ गया, टैन थीटा आ गया, तो आप डेल्टा एक्स जो लिखते हो बच्चे ना, उसको बेसिकली क्या लिख सकते हो, डी और साइन थीटा की जगह क्या लिख सकते हो, टैन थीटा। मेरे प्यारे बच्चे, अगर इस वाले ट्राइंगल में देखो, इस वाले ट्राइंगल में ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है बेटा, इसमें टैन थीटा क्या हो जाएगा, वाई बटे कैपिटल डी। तो ये हमारे पास हो गया डी वाई बटे कैपिटल डी, ये हमारे पास डेल्टा एक्स का मान आ गया। सही बात है ना। अब अगर आपको ये पता करना है कि बिंदु P पर क्या बनना बच्चे, आपको दीप्त फ्रिंज बनना है। दीप्त मतलब हो गया बेटा ब्राइट, है ना। तो पथांतर का मान होना चाहिए n लैम्डा के बराबर। n लैम्डा ये कंडीशन होती है बेटा, कहीं पर अगर संपोषी व्यतिकरण हो रहा है तो डेल्टा एक्स का मान क्या आ जाएगा, n लैम्डा के बराबर हो जाएगा। डेल्टा एक्स आपने निकाल लिया बेटा, डी वाई अपॉन कैपिटल डी बराबर आपका ये n लैम्डा लिख दो। यहां से y का मान क्या आ जाएगा, n डी लैम्डा बटे स्मॉल डी।
बच्चों ये n क्या है, ये बताता है किस नंबर की दीप्त फ्रिंज आपको प्राप्त करनी है। जैसे आपको अगर पहली दीप्त फ्रिंज चाहिए तो y1 कितना आ जाएगा सर, डी लैम्डा बटे स्मॉल डी। आपको दूसरी चाहिए तो कितना आ जाएगा बेटा, 2d लैम्डा बटे स्मॉल डी। आपको तीसरी चाहिए तो कितना मिल जाएगा सर, 3d लैम्डा बटे स्मॉल डी। अच्छा एक बात और यहाँ पे चेक कर सकते हो, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, देखो y2 माइनस y1 करो कितना आएगा, डी लैम्डा बटे स्मॉल डी। यहाँ पे देख y3 माइनस y2 कर तो भी कितना आएगा, डी लैम्डा बटे स्मॉल डी। और यही क्या होता था बेटा, आपका फ्रिंज की चौड़ाई होता था। सही है ना। तो बच्चे यहां से आपका क्वेश्चन पर हम लोग लौटते हैं वापस, और हमें क्या देखना है कि तृतीय चमकीली फ्रिंज और केंद्रीय उच्चिष्ट के बीच की दूरी, मतलब ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा था और ये आपका थर्ड ब्राइट था। बच्चे यहां से दूरी कितनी आई थी, वो y3 ही तो थी, उसका मान कितना हो जाएगा, 3d लैम्डा बटे स्मॉल डी। सारे मान बेटा आप रख सकते हैं आप, है ना। देखो जिसको क्वेश्चन का फॉर्मूला पता है ना, उसके लिए क्वेश्चन 40 से 50 सेकंड्स का है, कैलकुलेशन उसे मिला दो, 1 मिनट ज़्यादा नहीं जाएगा। पर ठीक है, मैं उन सभी बच्चों को ध्यान में रख के बता रहा हूं जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, नीट की तैयारी कर रहा हूं, जेई की तैयारी कर रहा हूं, जिनको चीजें नहीं आती हैं, कम याद है, उन सभी के लिए मैं बता रहा हूं, है ना। 3d का मान कितना सर 1 मीटर रखो यहाँ पे। लैम्डा कितना सर 6000 एंगस्ट्रॉम, मतलब इसको लिख सकते हो 6 × 10⁻7 मीटर, क्योंकि एंगस्ट्रॉम में होता 10⁻10 और ये 3 जीरो जाएगा तो 10⁻7 बचेगा, डिवाइड बाई स्मॉल डी कितना है 0.5, तो इसको लिख सकते हो 5 × 10⁻4, है ना। ये जाएगा बेटा कितनी बार, 5 × 6 = 30, 0.6, ये जाएगा 10⁻3, है ना। तो 6 × 36, 3.6, है ना, गुणे 10⁻3 मीटर या फिर 3.6 mm, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, था आसान, क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सारे कंसेप्ट सब सीख लिया हमने, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लो करो जरा इसको, सभी लोग ट्राई मारो। बहुत आसान बेटा, सारे कंसेप्ट में बता चुका हूं आपको पहले ही, सिर्फ इस बार फॉर्मूला लगाइए, आंसर पाइए बच्चों। फॉर्मूला लगाइए, आंसर पाइए। देखो क्या कहता है क्वेश्चन बच्चों, आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूं मैं। द्विप प्रिज्म के एक प्रयोग में, है ना, ये एक्चुअली फ्रेस्नेल नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया था एक प्रयोग, है ना। उस प्रयोग में इन्होंने बताया कि 5000 एंगस्ट्रॉम की तरंगदैर्घ्य लंबाई के प्रकाश के कला संबद्ध से 1 मीटर दूरी पर रखे पर्दे पर 5 मिलीमीटर चौड़ी फ्रिंज प्राप्त होती है। तो सिंपल सी बात देखो, आपको क्या क्या दे रखा बेटा, है ना। ये स्क्रीन के बीच की दूरी दे रखी बेटा कितना, ये दे रखा आपने कैपिटल डी, कितना दे रखा बेटा 1 मीटर। अच्छा जी, और ये क्या दे रखा बच्चे, फ्रिंज की चौड़ाई, मतलब आपको बीटा दे रखा है, कितना रखा 5 mm दे रखा है, ठीक है। अच्छा और क्या दे रखा है, और लैम्डा दे रखा है, यस यस यस, लैम्डा दे रखा आपने को 5000 एंगस्ट्रॉम, या फिर लिख सकते हो 5 × 10⁻7 मीटर। ठीक है, हमसे स्मॉल डी पूछा, जो 2 स्रोत बनेंगे उन दोनों स्रोतों के मध्य की अपने को दूरी पूछा, है ना। फ्रेस्नेल वाइज प्रिज्म में होता क्या बेटा, हमने एक प्रिज्म ऐसे लिया, ऐसे उसको ऐसे रख दिया बेटा, है ना। यहाँ पे कोई एक स्रोत रख दिया बेटा, यहाँ पे ये स्रोत ऐसे जाएगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इधर चला जाएगा, फिर यहाँ जाएगा तो अगले वाले का रोल स्टार्ट होगा तो वो इधर चला गया, है ना। इनको पीछे बढ़ाओगे तो यहाँ एक बिंदु प्राप्त होगा, इसको पीछे बढ़ाओगे तो यहाँ एक बिंदु प्राप्त होगा। तो रिफ्रैक्शन से अपवर्तन के बाद हम 2 स्रोत प्राप्त कर लेते हैं, S1 और S2। इन्हीं के बीच की दूरी हमें क्या करना बेटा, पता करना है। और चूंकि ये एक ही स्रोत से बने हैं बेटा, एक ही स्रोत से 2 स्रोत बन गए तो ये कला संबद्ध होंगे आपस में, और अगर 2 स्रोत प्राप्त हो गए बेटा तो स्क्रीन पर हमें क्या मिल जाएगा बेटा, वही आपका पैटर्न मिल जाएगा, है ना। तो बस यहाँ पर आपको फ्रिंजें प्राप्त हो गई हैं। अब उन्हीं फ्रिंजों के बीच की चौड़ाई आपको दे रखी है और हमसे पूछ लिया कि भाई ये स्मॉल डी का मान कितना होगा। तो बीटा का मान कितना था भाई, डी लैम्डा बटे स्मॉल डी। आपको डी चाहिए तो डी लैम्डा बटे बीटा। डी का मान कितना है 1 मीटर है, लैम्डा कितना है 5 × 10⁻7 है, और बीटा कितना बेटा आपका 5 mm है, 10⁻3 है। 5 से 5 चला गया, ये 10⁻4 हो गया, और 10⁻4 को आप देख सकते हो 0.1 mm। ये हमारा क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। बात पूरी समझ में आई है क्या? सही बात है, हर बात समझ में आई अपने को। चलिए आओ बच्चों आगे बढ़ते हैं।
लो अगला क्वेश्चन कर लीजिए आप सभी लोग, ट्राई मारिए, एक बार पढ़िए बेटा, एक बार सभी लोग पढ़ेंगे, अच्छे से ट्राई मारेंगे, नहीं होगा तो मैं हूं ना, मैं हूं ना। चलो भाई ट्राई मारो। किसका है ये तुमको इंतजार में हूं। देख बेटा, आपको y1 दे रखा है a sin ओमेगा टी, आपको y2 दे रखा है b cos ओमेगा 2। हमसे बोला गया है कि दो तरंगों के बीच का कलांतर क्या होगा। तो कलांतर क्या होता है भाई, ये जो एंगल ये दिख रहा है ना, इसे कला बोलते हैं, ये है ना, ये कला है। तो एक बार के लिए लगता है सर दोनों कला ओमेगा टी है, ओमेगा टी है, तो कलांतर सर 0 आना चाहिए क्योंकि दोनों की कला समान दिख रही। लेकिन गलती कहां होगी सर, यहां पर फंक्शन कितना है सर, साइन है, यहां पर फंक्शन कौन है बेटा, कॉस है। साइन और कॉस अलग अलग फंक्शन है, तो इनको पहले सेम फंक्शन बनाओ, और सेम बनाने के लिए कॉस वाले को साइन में कन्वर्ट करना ज्यादा बेहतर रहेगा। y1 बराबर a साइन ओमेगा टी, और y2 जो दे रखा है बेटा उसको मैं लिख सकता हूं b, और इसको लिखूंगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। एक बार के लिए आप पूछ सकते थे सर कि सर साइन 90 माइनस थीटा भी तो कॉस थीटा होता है, सर आपने साइन 90 प्लस थीटा ही क्यों किया। वो इसलिए किया क्योंकि बेटा मेरे को ये ओमेगा टी वाला साइन, ओमेगा टी का जो साइन था ना बेटा, वो चेंज नहीं करना है। अगर आपने वो चेंज कर दिया ना बेटा, फिर आपका कलांतर जो होगा वो 2 ओमेगा टी समथिंग आ जाएगा, तो वो समय पर निर्भर करना चालू कर देगा, जो कि हम चाहते नहीं है। ठीक है, यहां पर आप ये कहोगे यस कि अगर ये आपके कला संबद्ध हैं तो इनमें कलांतर, अब देखना आसान है, इसकी कला ओमेगा टी, इसकी कला ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, तो कलांतर कितना जाएगा बेटा, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 में से ओमेगा टी माइनस कर दो बेटा, यहाँ पे आपका आ गया पाई बाई 2। कौन सा आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, बहुत बढ़िया, सबको बात समझ में आई क्या, एक बार सभी लोग देखेंगे, क्या बात समझ में आई है, क्या बात समझ में आई है क्या। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। लो भैया एक क्वेश्चन कर लो, एक क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा, जल्दी से देखेंगे, समय बचाएंगे। जल्दी से देखेंगे सभी लोग, समय बचाएंगे। देखना बेटा, I एवं 4I तीव्रता की दो प्रकाश तरंगे एक पर्दे पर व्यतिकरण प्रतिरूप बनाती हैं। ठीक है ना, इनकी तीव्रताएं नोट कर लो, I और 4I। जिनको आता है बेटा वो ट्राई मारना चालू कर दो, जिनको नहीं आता उनके लिए मैं हूं ना। ठीक है, प्रतिकरण बनाने, जो व्यतिकरण का प्रतिरूप मिल रहा है अपने को, वो I और 4I दो तरंगों की तीव्रताओं से मिल रहा है। अच्छा, बिंदु A पर दोनों किरणों के बीच कलांतर पाई बाई 2 है। कोई बिंदु है बेटा जहां पर कलांतर पाई बाई 2 है, तथा बिंदु B पर कलांतर पाई है। ठीक है, तब बिंदु A तथा B पर उत्पन्न परिणामी तीव्रताओं का अंतर कितना होगा। तो बेटा देखो, आपको फॉर्मूला मैंने पहले ही बता दिया है, आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। किसी बिंदु पर जहां पे कलांतर बेटा फाई है, डेल्टा फाई है, वहां पर कलांतर का फॉर्मूला हमारे पास था, परिणामी तीव्रता का फॉर्मूला था IR बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 इंटू कॉस डेल्टा फाई। ठीक है ना, कॉस डेल्टा फाई। तो हमें जहां पर कलांतर बेटा है, जहां कलांतर पाई बाई 2 है, पहले उस पर देख लेते हैं। मान लो वहां पर जो हमारे पास है उसको मैंने बोल दिया बेटा IA है ना, कितना आएगा देख, I की जगह पर I है, इसकी जगह पर है 4I है, प्लस 2 इंटू I इंटू 4I है ना बच्चे, इंटू कॉस, और ये कितना हो जाएगा पाई बाई 2 है, तो कॉस पाई बाई 2 का मान तो होता है 0, तो ये पूरी चीज हो गई 0। ठीक है, बचा कितना है सर, ये 5I आ गया। तो A पर परिणामी तीव्रता 5I आ गया। B पर परिणामी तीव्रता के लिए यहाँ पर रखो सारा मान, I प्लस 4I प्लस 2 रूट I इंटू 4I इंटू कॉस पाई। कॉस पाई कितना होता है, -1 होता है, देखना जरा, I प्लस 4I, ये माइनस आगे आ जाएगा, ये 4I स्क्वायर बाहर निकलेगा तो आएगा 2I, और 2 2 जा 4 हो जाएगा,
तो ये इससे निपट गया, हमारे पास आया I। ठीक है, इनका हमें अंतर चाहिए बेटा, तो IA माइनस IB बोले तो 5I माइनस I, आंसर आएगा 4I। ये आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? सही है, तो इसमें से कुछ मैच कर रहा है क्या? यस, आपका बी वाला आंसर कर दिया। जेईई में कभी तो आया था, स्क्रीनिंग में आया था, है ना, 2001 में। चलिए, चलो भाई आ जाओ, आगे हम लोग बढ़ते हैं बच्चों, चिल्लरों, आ जाओ। अगला क्वेश्चन देखिए। पढ़ो एक बार क्वेश्चन अच्छे से बच्चों, क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार आप बढ़िया से। देखो, व्यतिकरण प्रयोग में 700 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का उपयोग करने पर पर्दे पर किसी बिंदु पर तीसरी फ्रिंज प्राप्त होती है। यदि उसी बिंदु पर पांचवी दीप्त फ्रिंज प्राप्त करने के लिए प्रकाश स्रोत के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी होनी चाहिए? प्यारे बच्चे, अभी आपने देखा, ये मान लो बेटा आपका स्क्रीन है, इस स्क्रीन पर nth नंबर का दीप्त फ्रिंज बेटा की दूरी कितनी होती है केंद्रीय उच्चिष्ट से? वो होता है ND लैम्डा बटे स्मॉल t। बोल होता कि नहीं होता, है ना? ओके, मान लो बेटा आपका ये y है ना, ये जो यहां पर पहले तीसरा मान लो लैम्डा 1 के लिए आपका तीसरा ब्राइट यहां पर मिल रहा था, है ना, तीसरा दीप्त मिल रहा था, तो हमें लैम्डा 2 दूसरा तरंगदैर्घ्य इस्तेमाल करना प्रकाश का जो स्रोत है, ताकि वहां पर क्या मिल जाए, पांचवा मिल जाए, पांचवा दीप्त मिल जाए, मतलब यहाँ पे पांचवा ब्राइट मिल जाए, है ना। तो आप क्या करोगे, y दोनों के लिए समान ही रखना है, तो पहले लैम्डा 1 के लिए y रखोगे तो क्या आएगा, देखना 3d लैम्डा 1 बटे स्मॉल d, ये हो गया बेटा आपका यह इसके लिए, और यही चीज आपका आएगा 5d लैम्डा 2 बटे स्मॉल d के लिए, मतलब दूसरे वाले के लिए। दोनों के लिए तो y बराबर ही है, सेम बिंदु पर बनना चाहिए, तो d लैम्डा d अपॉन स्मॉल d निपट गए, हमारे पास आया 3 लैम्डा 1। लैम्डा 1 कितना भाई, 700 नैनोमीटर बटे 5 कर दो इधर वाले को, तो लैम्डा 2 मिल जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 15 चौको 14 25 70, है ना, तो 140 और 14 42, तो हो जाएगा 420। बड़ा ही डेंजर नंबर है, तो 420 नैनोमीटर आपका आंसर मिल गया। ठीक है, चलो देख लो एक बार भाई क्या बताया मैंने, है ना, कंसेप्ट आपको बता दिया गया है। चलिए आ जाओ बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये देखो, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आप सभी लोग एक बार पहले पढ़ लीजिए, एक बार सभी लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए, है ना, एक बार सभी लोग पढ़ लीजिए। दो व्यतिकारी तरंगों में से किसी एक तरंग के मार्ग में यदि t मोटाई और म्यू अपवर्तनांक वाली पट्टिका रख दी जाए तो पथांतर में क्या परिवर्तन होगा? इसका कंसेप्ट मैं पहले बता रखा हूं, फिर से बता रहा हूं, आप टेंशन मत लेना। और जो आपको लास्ट क्लास में जो एक कंसेप्ट आया था ना, उसमें भी एक कंसेप्ट बताया था मैंने कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई म्यू अपवर्तनांक वाला कोई एक स्लैब रख दिया गया जिसकी मोटाई t है बेटा, इसमें कोई रेखा कोई प्रकाश गति करता ना बेटा, तो यहाँ से A से लेके B बिंदु तक की जो अप्रकाशिक प्रकाशीय पथ की जो लंबाई होगी, है ना बेटा, वो कितना होता है बेटा, वो होता है म्यू इंटू टी के बराबर। सिर्फ टी नहीं होता बच्चे, वो दिख रहा है कि टी दूरी चल रहा है, लेकिन वो कितना चलता है बेटा, प्रकाशीय पथ की लंबाई म्यू गुना हो जाती है। ठीक है ना, इसी फंडे को हमें इस्तेमाल करना है। जैसे मान लीजिए बच्चे, अब देखना कंसेप्ट क्या है अगला, यहां पे देखो कंसेप्ट, ठीक है, ठीक है, ऐसा आया। मान लो बेटा आपने यहां पर रख दिया है वो टी मोटाई की, इसका अपवर्तनांक म्यू था बेटा ऐसे, ठीक, क्लियर बेटा, ओके। आप मान लो कहीं यहां पर पता करना चाहते हो इस बिंदु P पर पथांतर, तो ये एक तो यही जाएगा बेटा और एक तो ये जाएगा ऐसे, S1P और ये S1 हो गया, ये S2 हो गया। तो आप पथांतर क्या लिखते, ध्यान सुनिएगा बेटा, अगर वो नहीं होता तो आप लिखते S2P माइनस S1P। कौन नहीं होता, अगर ये नहीं होता तो, है ना। लेकिन इसके होने से क्या हो गया
कि इस S1P में अब जो नया वाला आएगा न्यू, उस S1P में कुछ तो गड़बड़ झाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि ये कुछ तो एक्स्ट्रा चल जाएगा, और कितना एक्स्ट्रा चल जाएगा वो मैं बताता हूं आपको। S1P तो चलेगा ही चलेगा, और अगर उसमें से मैंने कर दिया μ-1 इंटू टी, तो ये कंप्लीट इसकी लंबाई हो जाएगी किसकी, उस तरंग की जो S1 से स्टार्ट होके P तक पहुंचती है। क्यों, आप सोचो ना कि इसका जो हवा में दूरी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो S1P माइनस टी के बराबर हो जाएगा। हवा में दूरी S1P माइनस टी के बराबर हो जाएगा। सही बात है ना, क्लियर है। और अब आपको ये देखना है कि इस पदार्थ में कितना चला है, तो टी चला है, तो फिर उसमें ऐड करोगे क्या होगा, म्यू इंटू टी। अगर आप ध्यान से देखो तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं S1P प्लस μ-1 इंटू टी, यही तो लिखा मैंने, देखो। तो इससे निकलने वाली तरंग टोटल कितना चलेगी, इतना चलेगी, और वही चीज मैंने यहां पर लिखा हुआ है। पहले पथांतर आता था इतना, अब पथांतर कितना आ रहा भैया, S2P माइनस S1P प्लस में μ-1 इंटू टी। तो पथांतर में जो अंतर आया है वो यही तो है, μ-1 इंटू टी के बराबर है। बात को समझे, अच्छा कंसेप्ट था ना। तो ये बात थी, सिंपल पूछा आपसे यही, और इस बात को अगर आप लोग याद रखते हैं ना तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि बार बार क्यों ही अपना टाइम वेस्ट करना, हमें अगर चीजें याद है तो हम धड़ाक से कर लेंगे, है ना। तो हमारे लिए याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारा आंसर कौन सा जाएगा बेटा, पथांतर में जो अंतर आएगा वो आएगा μ-1 इंटू टी के बराबर। बच्चों समझ में आ रहा है ना, ठीक है। आइए इसी पर आधारित एक और प्रश्न हमारे सामने रखा गया, देख लेते हैं इसे क्या है। पहले आप लोग पढ़े, फिर इसका फंडा सिखाऊंगा, उसके बाद फंडे के बाद तो कुछ बचा ही नहीं इसमें, ठीक है। चले बताएं, देखना बेटा। जैसे मान ले बेटा, आप एक चीज ये देखो, पहले क्वेश्चन क्या है, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में झिर्रियों से पर्दों की दूरी 2 मीटर दे रखी है अपने को, मतलब कैपिटल डी दे रखा आपको, और आपसे बोला कि फ्रिंज चौड़ाई 1 mm है। फ्रिंज की चौड़ाई कितना बेटा, 1 mm के बराबर। इस जो है बीटा दे रखा 1 mm, जो दे रखा उसको लिख लेता हूं मैं। कैपिटल डी दे रखा 2 मीटर, और क्या है, यदि 0.06 मोटी एक पतली कांच की थी, टी दे रखा बेटा 0.06 mm, और आपको म्यू का मान दे रखा 1.5 बेटा, और किसी एक झिर्री के सामने रख दिया जाए तो पार्श्विक विस्थापन कितना हो जाएगा। देखना विस्थापन का कंसेप्ट कहां से आता है। अगर आपके पास कंसेप्ट देखना इसका है ना, इस पर थोड़ा फोकस करो। तरंग यहां से निकलेगी, ये आपका केंद्रीय उच्चिष्ट है, यहां पर पथांतर होता है बेटा 0, क्योंकि S1 और S2, मतलब आप ये कह सकते हो S1O बराबर S2, क्योंकि मध्य बिंदु बेटा देखो एकदम पूरा सर्वांगसम त्रिभुज बन रहा है, बराबर आएगा, है ना ऐसा। लेकिन अगर मैंने यहां पर एक पतली झिर्री रख दी यहां पे, है ना, तो यहीं पर चेक करते ओ पर, ये आया। अगर तुम ध्यान से देखो तो यहां पर जो टोटल पथांतर आएगा वो इस बार 0 नहीं होगा। वो 0 इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा चल जाएगा। ये एक्स्ट्रा कितना चल जाएगा, वो चलेगा μ-1 इंटू टी। तो मतलब यहां पर जो पथांतर आया है वो आएगा μ-1 इंटू टी के बराबर आ जाएगा। बोलो मानते हो, क्लियर है। इसका मतलब ये कि अगर ये एक्स्ट्रा चल रहा है तो आप ऊपर कहीं जाओगे तो यहां कहीं पर आपको केंद्रीय उच्चिष्ट मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा चलेगा, ये थोड़ा कम चलेगा, तब जाके बेटा ऐसा होगा कि दोनों आपस में बराबर चल जाएंगे, ठीक है ना। अगर मान ली दूरी बेटा y है ना, ये दूरी कितनी बेटा y है ना, तो आप यहां पर पथांतर क्या लिखोगे, आप लिखोगे S2P, मान ले पॉइंट P हो गया, S2 हो गया, ये हो गया S1 बेटा, आप लिखोगे S2P माइनस S1P प्लस μ-1 इंटू टी। सही बात है ना, ये हो जाएगा, ओके। और ये यहां पर पथांतर क्या करना है टोटल बेटा, यहां पर पथांतर हमें करना है 0, क्योंकि हमें क्या चाहिए बेटा, केंद्रीय उच्चिष्ट चाहिए इस वाले बिंदु पर। पहले यहां पर आता था जब झिर्री नहीं होती थी, अब झिर्री लगा दी बेटा तो यहां पर क्या हो गया बच्चे, शिफ्ट हो गया। वही शिफ्ट y निकालना अपने। अच्छा जी, तो सर ये 0 होगा तो इसका मतलब हो गया सर S2P माइनस S1P कितना हो जाएगा सर,
आपका म्यू माइनस 1 इंटू टी, अगर मैग्नीट्यूड की बात किया जाए तो। सही है। अच्छा ये चीज क्या होता है सर? ये चीज होता है आपका डी साइन थीटा, हमने पहले देख रखा था। अगर आप इनमें से डायग्राम वापस बनाओ नया तो मजा आ जाएगा थोड़ा सा, है ना। मान लो यहाँ कहीं आता, मान लो बिंदु यहाँ चला गया, है ना, तो ये हो गया और ये हो गया बेटा, तो ये आप निकालते थे ना, है ना। तो हवा में जो H2P माइनस S1P आएगा बेटा, यही तो आता था डी साइन थीटा वाला टर्म। और इसी आप क्या कह देते थे, डी टैन थीटा, और उसकी जगह पर रखते थे y अपॉन डी। ये पहले बता चुका हूं बेटा, है ना, ऐसे। तो y का मान कितना आ गया बेटा, d अपॉन स्मॉल डी, और यहाँ पे आएगा म्यू माइनस 1 इंटू टी। इसको याद रखने में हमारी भलाई है, याद रखिए इसे बेटा, कितना शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो आप बोलोगे कि d अपॉन डी म्यू माइनस 1 इंटू टी, याद रखना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे याद रखने में अपना कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, बल्कि हमारा काम आसान रहेगा। अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन ऐसा आता है, हम लगे हाथ उसको पहली फुर्सत में निपटा देंगे, ठीक है। y बराबर कैपिटल D अपॉन डी म्यू माइनस 1 इंटू टी के बराबर आएगा। अब बताओ हमारे क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। बीटा दे रखा है, बीटा का मतलब कितना होता है बच्चे, ये होता है डी लैम्डा बटे स्मॉल डी, होता ना, सही बात है ना। अच्छा, और आपको देखो लैम्डा दे रखा है, तो d अपॉन डी का जो मान आ जाएगा बच्चे, d अपॉन डी का जो मान आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, बीटा अपॉन लैम्डा के बराबर हो जाएगा, है ना। बीटा आपको दे रखा, लैम्डा आपको दे रखा बच्चों, सही है। अच्छा देखो, तो आपको इसका मान मालूम चल गया, म्यू आपको दे रखा है, टी आपको दे रखा, सारी चीजें रखिए बेटा, आपको y मिल जाएगा, ठीक है ना। बस सिर्फ कैलकुलेशन है जो आप मैं छोड़ रहा हूँ, आप इसे कर सकते हैं। बोलो कर ले जाओगे या मैं करके बताऊँ? एक काम करता हूँ, मैं करके बता देता हूँ ना, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। यहीं पे कर देता हूँ, देखो y बराबर d बटे डी की जगह पे क्या रख सकता हूँ मैं, बीटा बटे लैम्डा। बीटा का मान कितना था, बीटा का मान कितना था सर, फ्रिंज चौड़ाई ये 1 mm, तो 1 गुणे 10 की घाते -3 बटे लैम्डा कितना था 600 नैनोमीटर, तो 6 गुणे 10 की घाते -7 मीटर। अच्छा और कौन बचा, म्यू माइनस 1, म्यू कितना था 0.06 mm, तो ये आप लिख सकते हो इसे 0.06, एक मिनट, ये तो आपका वो था ना, टी था, म्यू है 1.5, तो 1.5 माइनस 1 इंटू टी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा 6 गुणे 10 की घाते -2 mm, या फिर 6 गुणे 10 की घाते -5, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका। अब सॉल्व करो इसको, 6 से चला गया बेटा ऐसे, ये इससे जाएगा बेटा आपका 2 बार, तो यहाँ आया 10 की घाते 2, ठीक है ना। ये इससे जाएगा बेटा 1 बार, तो आपका आएगा 10 की घाते -1, तो 0.1 इंटू ये कितना जाएगा 1/2, है ना, तो ये जगह आपका बेटा 0.05 मीटर। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर सारी कैलकुलेशन सही है तो बिल्कुल हमारा हिसाब किताब भी सही है, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये फंडा था, इसमें मेन बात ये थी बेटा कि कितना शिफ्ट हो जाता है, तो सारा का सारा पैटर्न बेटा क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। अगर आपने ऊपर वाले स्लिट के आगे रखा है तो पूरा पैटर्न ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, अगर आपने नीचे वाले के आगे रख दिया है तो पूरा पैटर्न नीचे शिफ्ट हो जाएगा। अगर कोई बोले कि फ्रिंज की चौड़ाई में कोई फर्क पड़ेगा क्या, तो आंसर है बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पूरा का पूरा पैटर्न ही ऊपर शिफ्ट हुआ है। तो पहला दीप्त और दूसरे दीप्त के बीच की दूरी थोड़ी चेंज हुई है। हाँ, पहला दीप्त जहां पहले बनता था अब वो थोड़ा ऊपर चला गया, पूरा का पूरा पैटर्न ही शिफ्ट हो गया, फ्रिंज की चौड़ाई में कोई भी अंतर नहीं आया। सही है ना। लो अगला क्वेश्चन कर लो, ये आपका पोलराइजेशन का है, ध्रुवण का क्वेश्चन है, ये ध्रुवण का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। ब्रूस्टर्स का नियम अगर आपको याद है तो इस क्वेश्चन में बहुत कुछ खतरनाक नहीं है। वायु से कांच में जाते हुए चला दिया भैया, लो, है ना। प्रकाश के परावर्तन में यदि परावर्तित प्रकाश, मतलब ये वाला प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित है ना, ये तो ब्रूस्टर्स का नियम होता है। और उसके लिए जो हमारे पास एक कोण आता है उसे हम लोग बोलते हैं थीटा पी। सही है। अच्छा जी, तो आपतन कोण का मान क्या हो जाएगा। ओके, तो बेटा यहां पर क्या होता है, म्यू बराबर क्या होता है, tan थीटा पी होता है। म्यू मतलब इसका अपूर्णांक अगर म्यू है तो, ठीक है। और हमारे क्वेश्चन में n के बराबर दे रखा है, तो n बराबर tan थीटा पी। अच्छा जी, ओके जी। अच्छा, n को आप स्नेल के नियम से क्या लिख सकते हो, n2 अपॉन n1 को साइन आई बटे साइन आर, साइन थीटा पी अपॉन साइन आर। अच्छा, एक बात और है बेटा यहां पर, और वो क्या है, हमें उसे निकालना क्या था, आपतन कोण चाहिए ना। तो बेटा यहाँ पे तो इतना कुछ करना नहीं था, हमारा काम तो यहीं से आसान हो गया। तो थीटा पी तो हमारे पास क्या आ गया बच्चे, tan इनवर्स में, आगे कुछ करना ही नहीं बेटा।
tan इनवर्स n, आगे कुछ करना ही नहीं है ना, आगे कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि आगे का तो वही प्रूफ आ जाएगा वापस से कि म्यू बराबर tan i p, tan थीटा p कैसे आया था, है ना। तो आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना था कि जिस आपतन कोण के लिए परावर्तित किरण पूर्णतः ध्रुवित हो जाती है उसे हम लोग कहते हैं ध्रुवण कोण, और यह नियम है ब्रिस्टर्स का नियम, ब्रिस्टर्स का नियम कहलाता है बेटा, और म्यू बराबर होता है tan थीटा p, सही है। और दूसरी बात है, इन दोनों के मध्य कोण कितना बनता है बेटा, 90 डिग्री का बनता है। ये भी याद रख लेना, अगर कभी क्वेश्चन में इनडायरेक्टली ये बोल दिया जाए कि इस तरीके से हुआ कि एक पर्टिकुलर किसी आपतन कोण के लिए अपवर्तित किरण और परावर्तित किरण आपस में लंबवत हैं, तो ही समझ जाना बच्चे कि ये किसका केस बन रहा है, ब्रूस्टर्स के नियम का केस बन रहा है। ठीक है, लो तो इसका ऑप्शन कौन सा है, डी वाला, ठीक है। हाँ, इसमें देख लो, ये मेलेस के नियम पर आधारित है बच्चे, एक बार जल्दी से देख लीजिए, आज का आखिरी सवाल है ये, वैसे देख लेते हैं। दो ध्रुवकों को I0 तीव्रता के अध्रुवित प्रकाश के मार्ग में इस प्रकार गुजारा जाता है कि द्वितीयक ध्रुवक से कोई प्रकाश नहीं गुजरता है, ठीक है। एक तीसरा ध्रुवक इन दोनों के मध्य के बीच में इस प्रकार रखा जाए कि तीसरे ध्रुवक की अक्ष प्रथम ध्रुवक की अक्ष से थीटा कोण बनाती है। ओके, तो अंतिम ध्रुवक से, चलो पहले इसका पूरा एनालिसिस करते, सारी कंसेप्ट सिखा देगा अपने को, देखना बेटा। कंसेप्ट के नाम पे पहला क्या है बेटा, पहला कंसेप्ट ये है, पहला कंसेप्ट कि जब भी अध्रुवित प्रकाश है ना, कहां से गुजरता बेटा, किसी ध्रुवक से गुजरेगा, ध्रुवक से गुजरता है तो तीव्रता आधी हो जाती है। बोलो, ठीक है, तीव्रता आधी, पहला कंसेप्ट ये। दूसरा क्या है, दूसरा है बेटा कि मान ले हमारे पास बेटा मान ले बच्चे हमारे पास एक ध्रुवित प्रकाश ऐसे जा रहा है जिसका ये अक्ष दिख रहा है आपको। अगर ये जो हमारे पास ध्रुवण है जिसका ये ट्रांसमिशन एक्सिस जिससे ये पास हो सकती है, वो इससे थीटा कोण बना रहा है, और इसकी तीव्रता अगर बेटा I0 है तो यहाँ पर जो तीव्रता मिलेगी वो हो जाएगी I0 cos स्क्वायर थीटा। ये मेलेस का नियम है। ये दो बातें अगर आपको आती हैं तो सकता है क्वेश्चन आपसे हो जाए। तीसरे में आप ये समझ सकते हैं कि अगर मान लो यही सेम चीज था और ऐसे अगर इसका ट्रांसमिशन एक्सिस जिससे जिस अक्ष के अलॉन्ग गुजरने देगा, है ना, वो अगर ऐसा हो गया बेटा, और यहाँ पर ध्रुवित प्रकाश ऐसा था, तो यहाँ पर आपको कोई भी तीव्रता नहीं, कोई प्रकाश मिलेगा नहीं, क्योंकि सबको रोक देगा ये, है ना। इसे क्रॉस्ड कंडीशन बोलते हैं, क्रॉसित अक्ष, है ना, यहाँ पे नहीं मिलेगा। अब क्वेश्चन में अगर आप देखोगे ध्यान से तो कहता क्या है कि जब द्वितीयक ध्रुवक से कोई प्रकाश नहीं गुजरता है, मतलब हमारे पास दो ध्रुवक थे, मान लो एक तो ये था, एक ये था, ठीक है। यहाँ से अध्रुवित प्रकाश हमारे पास I0 आया, ठीक, I0 आया ऐसे, और यहाँ पर कोई प्रकाश मुझे नहीं मिल रहा है। इसका ये मतलब है अगर इसका ट्रांसमिशन एक्सिस ये है बेटा, इसका ट्रांसमिशन एक्सिस ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे निकलने वाला जो प्रकाश हो जाएगा वो तो पहली बात हो जाएगा I0/2। क्यों हुआ? क्योंकि ये अध्रुवित प्रकाश था, ये ध्रुवित हो गया तो I0/2 हो जाएगा, और इसके ये लंबवत है जिसके चलते यहाँ पर कोई प्रकाश नहीं मिलेगा। अब वो ये कहता है, ये मान लो 1 है, ये 2 है, अब कहता है इन दोनों के मध्य हमने क्या कर दिया, एक तीसरा और रख लिया ऐसे, ठीक है ना। इसका ऐसा था, इसका ऐसा था, ठीक है ना। उसने क्या बोला, दोनों के बीच में इस प्रकार रखा जाए कि तीसरे ध्रुवक की अक्ष प्रथम ध्रुवक की अक्ष से थीटा कोण बनाती है। मतलब अगर, कहाँ गया, हाँ, इससे अगर वो थीटा कोण बनाता है, थीटा कोण बनाता है ये, तो इससे कितना बन जाएगा बेटा ये कोण, इस वाले से कितना कोण बन जाएगा, 90 माइनस थीटा बन जाएगा। बोलो मानते हो? सही है ना। हाँ, यहां से बेटा आया, यहां से आया था I0, यहां आया था बेटा I0/2, यहां कितना मिलेगा, मेलेस का नियम लगाओ बेटा, I0/2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो भी आया था मैंने इसको बोल दिया I1। यहां पर जो मिलेगा उसे क्या बोलोगे, I1 cos स्क्वायर थीटा की जगह पर लिखोगे 90 माइनस थीटा। सही है ना। अब बेटा यही आपका आंसर है। I1 की जगह पे रख दो बेटा I0/2 cos स्क्वायर थीटा इंटू ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। सही है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चों, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर बेटा।
देखो आप इसको साइन 2 थीटा के टर्म्स में लिख सकते हैं। देखो ना यहाँ पर अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 4 से मल्टीप्लाई कर दो और 4 से डिवाइड कर दो, तो ये वाली चीज़ क्या बन जाएगी बेटा, आपका साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगी। सही बात है ना। तो आपका पहला वाला आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों, देखो ना यहाँ पे कितना आया था, I0/8 आ गया, तो I0/8 साइन स्क्वायर 2 थीटा हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट था आपका, है ना। इस कंसेप्ट के साथ साथ मैंने ये पूरी बातें आपको समझा दी। तो ये रहा आज का हमारा हिसाब किताब, और उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत मज़ा आया होगा। और पूरी चीज़ अगर आप शुरुआत से लेकर आखिर तक सुने होंगे अच्छे से, और इस क्लास के बाद अगर आप बचे खुचे कंसेप्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ लगा डाले, आप सिर्फ 2019 और 2020 ये 2 सालों के जितने भी सेट हैं, सभी सेट के इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आप लगा डाले ना, आपका काम हो जाएगा मच मोर देन सफिशिएंट। उसके अलावा कुछ नहीं करोगे तो भी चलेगा। और जेईई 2022 वालों बच्चों, आपके लिए सारी बातें बता रहा हूं मैं, आपके लिए बेटा बहुत रास्ता आसान हो जाएगा। ऐसे सारे टॉपिक्स आप करते चलें। जो भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं, जैसे चैप्टर खत्म हो, आप सभी बच्चों क्या करना चाहिए, मेरी बातों को फॉलो करें, 2019-2020 के क्वेश्चन लगा के पैक कर दो उसे। ठीक है ना। चलिए, आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, अपने घरों में रहें। अब बहुत मेहनत से पढ़ाई कर लो बेटा, बस कुछ ही समय बचा हुआ है। एकदम समझ लो कि आखिरी मौका है, और उसमें अपन आग लगा सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, धन्यवाद, जय हिंद।